सबसे पहले तो जो ये पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किया गया है इसके लिए मैं बधाई देता हूँ फादर जॉन को। अपने पूरे जीवन काल में 25-26 सालों से मैं अध्यापन, प्रशिक्षण और प्रशासन से जुड़ा रहा हूँ। मैंने ऐसा समूह पहली बार देखा है जिसमें लगभग सभी प्रतिभागी एक ही महाविद्यालय के। ऐसा इससे पहले मुझे लगता है शायद एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस या जिसे अब हम HRDCs कह रहे हैं, इसके इतिहास में पहली बार घटित हो रहा है। So this event is memorable event and it will be written in golden words also. ऐसा कभी नहीं हुआ और मैं डॉक्टर ममता जी से कहना चाहूँगा कि हमारी जो अगली रिपोर्ट आपके संस्थान की बने उसमें इस बात का विशेष रूप से उल्लेख कीजिए। Communication is foundation of teaching and learning process. In the context of teaching, it is the foundation. यह आधारशिला है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का। अगर आधार नहीं होगा तो उसके ऊपर हम कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि फाउंडेशन बहुत मजबूत हो। इसलिए संप्रेषण बहुत बेहतर होना चाहिए। और हम कक्षा में जो कुछ कम्युनिकेट करते हैं वह अधिकतर चीजें बोलकर कम्युनिकेट करते हैं। अभी एक सुविधा हो गई है, जैसे ये पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन है, अगर मैं कुछ नहीं भी बोलूं और एक के बाद एक स्लाइड बढ़ाता जाऊं और आपसे कहूंगा आप लिख लीजिए तो आप लिख लेंगे, या ये प्रेजेंटेशन अगर मैं आपको दे दूं तो आपके पास होगा। ये एक सुविधा हो गई है, लेकिन क्या तब आपकी कक्षा उतनी रोचक होगी, उतनी इंटरेस्टिंग होगी जैसी होनी चाहिए? क्या विद्यार्थी आपसे भी कम्युनिकेट कर पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि जो बात बोलकर बताने में है, कहकर बताने में है, वह कहीं दूसरी जगह नहीं है। अब इसमें बोलने में आगे आप देखेंगे कि दो तरह की चीजें शामिल हैं, एक वर्बल है और एक नॉन वर्बल है। उस पर बात करेंगे, लंबी बात। दूसरी बात, कम्युनिकेशन क्या है? इट इज मैनेजरियल स्किल which is essential for effective leading and motivation of people at work. अगर आपका मैनेजमेंट आपको बहुत प्रोत्साहित नहीं करता, कम्युनिकेट नहीं करता है, आप उसकी उस एसेंस को नहीं समझ पा रहे हैं जो चाहता है आपसे, अगर कहीं गैप है तो बात गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए यह एक प्रबंधन कौशल का एक हिस्सा है कम्युनिकेशन, और इस हिस्से के माध्यम से ही हम ठीक अपनी चीजों को एक आकार दे पाते हैं, एक रूप दे पाते हैं। इसके बाद फिर तीसरी बात है, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द स्किल ऑफ हेल्पिंग अदर्स टू अंडरस्टैंड द पर्सन। दूसरों को समझने के लिए यह आवश्यक है, एंड टू बी अंडरस्टूड by him or them। और हर किसी भी दूसरे को समझने, जिन दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत हो रही है, वे इसी माध्यम से एक दूसरे को समझ पाते हैं। मैंने आपसे कहा परिवार से लेकर के समाज तक, विद्यार्थी तक। और आपने कई बार देखा होगा जब कभी मनमुटाव किसी भी स्तर पर होता है तो सिर्फ इसलिए होता है कि बातचीत ठीक से नहीं हो पा रही है। तो आपने एक गजल सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध गजल है, जगजीत सिंह ने गाई है। ये हकीकत है कि होता है असर बातों में, तुम भी खुल जाओगे 2-4 मुलाकातों में। मैं गा के नहीं बता रहा हूं आपको, लेकिन अगर मुलाकातों में बातें नहीं होंगी तो बात बन नहीं पाएगी। और बात ऐसी होनी चाहिए जो बहुत कड़वी न हो, इस ढंग से कही जाए कि सुनने वाला उसे ठीक से समझ ले। अगला पॉइंट है, कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन एग्जीक्यूटिंग अ प्लान और अ प्रोग्राम। किसी योजना या कार्यक्रम को एग्जीक्यूट करने के लिए, लागू करने के लिए भी जरूरी है कि वो कम्युनिकेशन आप तक हो, कम्युनिकेट आप तक हो। जैसे मान लीजिए आपके संस्था में कोई कार्यक्रम आयोजित होना है,
और आपको अगर कोई सूचना नहीं मिली, अगर आपके सिलेक्शन का लेटर नहीं मिलता, तो शायद आप इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होते। यह जरूरी है कि आप तक वह कम्युनिकेट किया जाए। ठीक वैसे ही यह जरूरी है कि अपनी कक्षा में हम हर उस बात को मौखिक या लिखित रूप में कम्युनिकेट करें जो हमारे अध्यापन का हिस्सा है, अंश है। फिर कम्युनिकेशन कंट्रोल्स द एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ फीडबैक इंफॉर्मेशन। मैंने आपको बताया कि फीडबैक कभी कभी हमें सीधे मिल जाता है और कभी हमें फीडबैक नहीं मिलता। तो दो तरह के फीडबैक होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। लेकिन फीडबैक जरूरी है और अब तो यूजीसी इस बात पर जोर दे रही है कि आपको अपनी सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट खुद भरनी है। हर व्यक्ति को अपना सेल्फ अप्रेजल करना है, स्व मूल्यांकन की बात हो रही है। आप कितना अपने बारे में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आखिर क्यों परिचय किसी का दिया जाता है या लिया जाता है? ताकि हम जान पाए कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस विषय का अध्यापन कर रहे हैं यहाँ के संदर्भ में। कुछ कम्युनिकेशन के लिए जो आरंभिक जरूरतें हैं वो है इंटरेस्ट इन ट्रेनिंग, टीचिंग एंड लर्निंग। प्रशिक्षण में, अध्यापन में और सीखने में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा और आपके प्राचार्य महोदय ने यहाँ बैठा दिया है तो भोजन के बाद कुछ लोग गहरी तंद्रा में चले जाते हैं। ऐसा लगता है कुछ तपस्या कर रहे हैं, आंख बंद करके बैठ गए। ऐसा होता है और ये इसलिए होता है कि आपकी रुचि शायद नहीं है। हम लोग की आदत पड़ गई है दोपहर में भोजन के बाद, इसको हम कहते हैं जो सत्र होता है, दिस सेशन इज कॉल्ड भोजनाहत सत्र, भोजन से आहत व्यक्तियों का सत्र। इसीलिए मैडम ने भी आज लंच नहीं लिया है, मैंने भी नहीं लिया है, क्योंकि अगर बोलना है तो जरूरी है कि थोड़ा कम खाया जाए। इससे बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो अन्न बचता है देश का, दूसरा अब हम लोग जिस अवस्था में पहुंच गए हैं डॉक्टर बहुत कुछ खाने से मना कर देते हैं, और तीसरा नींद थोड़ी कम आती है, स्वास्थ्य बना रहता है। तो अगर लंबे समय तक बोलना है तो बेहतर है कि हम लोग उस पर थोड़ा नियंत्रण रखें। खैर, दूसरी बात, कमिटमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट। आप जो कुछ कर रहे हैं उसके प्रति आपका एक कमिटमेंट होना चाहिए कि हम उसे बेहतर करना चाहते हैं। अगर वो कमिटमेंट नहीं है और सुबह उठते ही आपने कहा अरे क्या फिर सवेरा हो गया, पत्नी ने उठाया, मैं इसलिए पत्नी ने उठाया कहता हूं क्योंकि पत्नियां ही पहले उठती हैं सामान्यतः। ऐसा कम होता है कि पति ने उठाया, और तो पत्नी ने उठाया, आप नहीं उठाए, थोड़ी देर और सो गए। मैं तो बहुत अच्छे ढंग से कह रहा हूँ, आप कैसे कहते हैं जानते होंगे। फिर भी चाय बन गई तो उठना है, फिर आपको लगा कि अरे 9 साढ़े 9 बज गया, कॉलेज पहुंचना है, क्या फिर कॉलेज जाना है, फिर वही लड़के, फिर वही क्लास, और आप कहते कहते कह देते हैं कि तंग आ गया हूँ, कहाँ से नौकरी पकड़ ली। अरे भाई, आपने कभी सोचा कि बैंक अगर 10 बजे के बाद 5 मिनट भी विलंब से खुलता है तो बाहर कितना शोर होने लगता है। आपकी नौकरी बहुत अच्छी है, आप देर से क्लास पहुंचे, बच्चे ने कहा कि सर कुछ देर हो गई। अरे ठीक है, देर हो गई तो क्या हो गया, बेचारा कुछ नहीं बोलेगा, बोल ही नहीं सकता। और आपने और अच्छा मौसम है तो उससे कहीं पढ़ने का मन है क्या, करने नहीं सर पढ़ने को नहीं, जाओ भागो यहाँ से, क्यों चले आए। और एक हमारी धारणा ये है, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो आप सब है, वाह आज फिर सुबह हो गई, आज फिर एक नया दिन आया हमारे जीवन का, और आज हम फिर उन्हीं चीजों को नए ढंग से एंजॉय करते हुए पढ़ाएंगे। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है, जो मैंने आपसे पहले कहा, ये आपने ऑप्ट किया है, हम इसे एंजॉय क्यों ना करें। किसी फोटोग्राफर से कहिए ना कि आधी रात को तुम्हें बहुत अच्छी फोटो खींचनी है, वो तुरंत तैयार हो जाएगा अपना कैमरा लेकर के, बगैर ये सोचे कि आधी रात को अगर वो उस सेल्यूलाइट पर अच्छे चित्र आएंगे तो उसके लिए हमको अपनी नींद खराब करनी पड़ेगी, कभी नहीं सोचेगा। अगर कोई चित्रकार चित्र बना रहा है तो बना रहा है,
संगीतकार गा रहा है तो दिन और रात नहीं देखता, क्योंकि उसके लिए एक आनंद की चीज है। अध्यापक के साथ अध्यापन अगर आनंद है तो उसे पढ़ाने में हमेशा मजा आएगा। और इसीलिए भारतीय परंपरा में जब गुरुकुल हुआ करते थे, जब ये मिशन था, जब ये काम मिशनरी था, तब 24 घंटे अध्ययन और अध्यापन की बात हुआ करती थी। तब 24 घंटे डिस्कोर्स हुआ करता था, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स हुआ करता था। और शायद इसी को ध्यान में रख करके इस तरह पाठ्यक्रम निर्मित किए गए कि आप कम से कम 144 घंटे तो आपस में बैठे, हर दिन 6 घंटे और बातचीत करें। तीसरी बात है विलिंगनेस टू इंट्रोस्पेक्ट, और चौथा है डिजायर फॉर इनोवेशन। आज बार बार इनोवेशन की बात हो रही है। हम नवाचार क्या करें, नयापन कैसे लाएं अपने अध्यापन में। उसमें पीपीटी का भी उपयोग किया जा रहा है, आईसीटी का भी उपयोग किया जा रहा है, विजुअल एड्स, हाउ टू प्रिपेयर विजुअल एड्स, कल संभव होगा तो उसको बातचीत करेंगे। विजुअल एड्स की बात की जा रही है और अध्यापक सोचते हैं कि हम कैसे ई कंटेंट तैयार करें, हम क्या करें कि हमारा विद्यार्थी क्लास में आए। आज बहुत बड़ी समस्या है, विद्यार्थी क्लास में आना नहीं चाहता, लेकिन जो अच्छे अध्यापक हैं विद्यार्थी उनकी क्लास छोड़ना भी नहीं चाहता, उसकी रुचि बनी रहती है। आप उसे और रोचक ढंग से पढ़ाएं। और मुझे लगता है आपके यहाँ क्लासेस में सुविधा अधिकतर क्लासेस में होनी चाहिए, एलसीडी प्रोजेक्टर्स है या सारी चीजें जिनका उपयोग कहा। आपको पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कुछ समय तो अलग से देना पड़ेगा, ये तो जरूरी है। फिर वही बात आई कि 3 घंटे और 30 घंटे। तो अगर हम नवाचार करना चाह रहे हैं, कुछ नए ढंग से पढ़ाना चाह रहे हैं, तो कम्युनिकेशन बेहतर होगा। एक अभी विज्ञापन कुछ दिनों पहले आ रहा था टीवी पे, शायद आपने भी देखा होगा। एक लड़का है जो हकलाता है और ये उसकी कमजोरी है, लेकिन अपनी कमजोरी को उसने अपनी मजबूती बना लिया। और वो नेस्कैफे का विज्ञापन था, देखा है आपने? इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन। कोई जरूरी नहीं कि आपकी आवाज बहुत अच्छी हो, रेडियो या दूरदर्शन के लायक हो। कोई जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल ठीक ठीक पिच, ठीक ठीक रिद्म, ठीक ठीक लेवल पे बात करें, लेकिन अगर आपके ज्ञान का स्तर है और आप उसको कम्युनिकेट करने की आपने अपनी एक स्टाइल, एक शैली विकसित की है, तो शायद आप बहुत बेहतर कम्युनिकेटर होंगे। कोई ऐसा है क्या जो सपने नहीं देखता? अभी भी आते होंगे सपने, मुझे तो आते हैं भाई, इस उम्र में भी आते हैं, तो आपको भी आने चाहिए, क्योंकि एक नेचुरल फेनोमेना है। और जब सपने आते हैं तो उसमें कुछ पात्र भी होंगे और वो पात्र कुछ बोलते भी होंगे। कभी आपने सोचा कि आपके सपनों के पात्र किस भाषा में बात करते हैं? वो आपकी अपनी मातृभाषा होगी। सामान्यतः अगर आप अंग्रेजी का बहुत ज्यादा व्यवहार कर रहे हो और मातृभाषा के रूप में अंग्रेजी बोल रहे हो तो अंग्रेजी बोलेंगे, हिंदी है तो हिंदी, मराठी है तो मराठी, सिंधी है तो सिंधी, जो भी जिसकी भी भाषा, उसके सपनों के पात्र जो भाषा बोल रहे हैं उसकी अपनी भाषा है, क्योंकि उसका जो मानस है, जो मन है, वह उसी भाषा में कम्युनिकेट कर रहा है। दरअसल वो पात्र नहीं है, वो आपका मन है जो पात्रों के रूप में, चरित्रों के रूप में आपके सपनों में आता है। और इसके साथ साथ कुछ संकेत भी हैं, और उन संकेतों के साथ साथ हम ये भी पाते हैं कि वे संकेत भी कुछ कम्युनिकेट करते हैं, कुछ संप्रेषित करते हैं, बताते हैं। कक्षा में सामान्यतः हम संकेतों का व्यवहार कम करते हैं, लेकिन अपने जीवन में तो करते हैं। कक्षा में बोलने की स्थिति ज्यादा होती है, या शब्दों के जो 2 रूप होते हैं, एक लिखित और एक मौखिक। तो 2 तरह का कम्युनिकेशन हो गया, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल, जो कहा गया और जो नहीं कहा गया, जो उच्चरित है और नहीं है। और जो शाब्दिक है उसमें एक बोला गया और दूसरा लिखा गया, इसके भी 2 रूप। नॉन वर्बल में इसके कई रूप हैं। एक तो है कुछ आपकी भाव, भंगिमाएं और कुछ बॉडी मूवमेंट्स, इशारे। भाव भंगिमाएं आपके चेहरे पर आते हैं, जेस्चर है वो शरीर से जुड़ा हुआ है,
और कुछ बॉडी मूवमेंट्स हैं, आप कोई दूर खड़ा हुआ है और अगर आपकी आवाज नहीं सुन रहा है तो आप हाथ उठा के उसको ऐसे बुलाएंगे। ये एक भाषा है, और ऐसे अगर आपने कर दिया तो उसका अर्थ बदल गया। बहुत सारे संकेत हैं, और इन संकेतों का व्यवहार हम अपने जीवन में लगातार करते रहे। जरूरत क्या है संप्रेषण की? क्या कारण है कि हम संप्रेषण को अपने जीवन में महत्वपूर्ण मानते हैं? यहाँ एक तस्वीर है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है, और आप इस सभी को क्लियर है, दिख रही? आप बताइए कि इस पे आप क्या देख पा रहे हैं? बच्चे का खिलौना कुछ टूट गया है और रो रहा है, ऐसा कुछ। हाथ उठाइए, और कौन कौन बोलना चाहता है? मुझे लगता है सभी को पार्टिसिपेट इसमें करना चाहिए, जो लोग करना चाहते हैं। बताइए। इन्होंने बताया एक खिलौना है जो टूट गया, इसके अलावा और क्या है? बच्चा अपनी अटेंशन सीख करना चाह रहा है, रोके अटेंशन सीख करना, चलो ठीक, अपनी बात को। हाँ बोलिए। भूख लग रहा होगा और उसी गुस्से में खिलौना तोड़ दिया। उसे भूख लग रही है और उसने उस गुस्से में खिलौना तोड़ दिया। चलिए, ये एक वर्जन। और बताइए। हाँ प्लीज। जोर से हंस रहा है, ज्यादा खुश है, ऐसा भी हो सकता है। ज्यादा खुश है, ठीक, मान लेते हैं। चलिए, आंसू निकल रहा है। अच्छा ठीक है। मौन रहकर सोच रहा है कि क्या हो गया। वो किसी को अपने पास बुलाना चाहता है। और किसी को पास बुलाना चाहते हैं। चलिए, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बच्चा रोकर अपना दुख प्रकट कर रहा है, बता रहा है कि मेरा खिलौना टूट गया। हाँ, ये तो इन्होंने बता दिया। सेम। मतलब एनी अदर थिंग, एनी अदर थिंग। हाँ, असहायता व्यक्त कर रहा है, असहाय हो गया। इरिटेट होके कर रहे हैं, इरिटेट हो रहा है बहुत देर से। ओके, और कुछ? अब ये जो टूटी हुई चीज आपको दिख रही है, ये खिलौना भी हो सकता है और कैंडी भी हो सकती है, टॉफी भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। चलिए, बहुत सारे वर्जन आए, चित्र एक ही है, मैंने केवल इसलिए आपके सामने रखा। एक चित्र जो आपसे, जिस पर कुछ भी लिखा नहीं हुआ है, लेकिन वह कुछ न कुछ कम्युनिकेट कर रहा है। आप इस तरह की चीजों, और आप सबके वर्जन अलग अलग हुए, बहुत सारे लोगों के। कुछ लोग एक तरीके से सोच रहे हैं, कुछ अलग ढंग से सोच रहे हैं। तो कोई भी चित्र, कोई भी दृश्य हमको अलग अलग बातें कम्युनिकेट करता है। लेकिन कमोबेश उसमें एक बात, एक यूनिवर्सल बात आई कि वह अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, संप्रेषित करना चाहता है। उसको, उसका दुख भी हो सकता है, उसकी पीड़ा हो सकती है कि उसको भूख लगी है, ये हो सकता है कि भूख के कारण उसने खिलौना या कैंडी तोड़ दी। अब कैंडी है तो फिर, या कैंडी उसे पसंद नहीं है तब वो तोड़ दी उसने, या सचमुच खिलौना टूट गया और वह दुखी है, लेकिन वह किसी को अपने पास बुलाना चाह रहा है, अपनी बात कम्युनिकेट करना चाह रहा है। हर नॉन वर्बल ऑब्जेक्ट आप तक कुछ न कुछ कम्युनिकेट करता है, और ये जो नॉन वर्बल ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट करता है, उसका एक दूसरा यहाँ पर उदाहरण है। एक चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसमें? अलग अलग बताइए, हाथ उठाइए। ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हुए। सिग्नल सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, प्लीज। Helmet, wearing helmet is compulsory for driving. एक बात आई कि सभी ने हेलमेट पहन रखा है, और सामान्यतः ये 7% में सामान्यतः कहा जाता है कि अपने पूरे जीवन में हम जो कुछ कम्युनिकेट करते हैं उसका हिस्सा 12% है, शब्दों के माध्यम से। वो अध्यापक के लिए खास कर, क्योंकि अध्यापक ज्यादा बोलता है, काम ही बोलने का बेचारा करेगा क्या। अभी परसों 2-3 दिन पहले डिपार्टमेंट में बैठा था अपनी यूनिवर्सिटी में, पुरानी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी अभी वर्तमान नहीं, तो वहाँ एक अध्यापक जो कुछ ज्यादा बोलते हैं, सारे लोग बैठे थे, बातें हो रही थी, किसी ने कहा कि आप इतना क्यों बोलते हैं? तो उन्होंने कहा कि अरे मुझे 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, क्लास में तो बोलने का मौका नहीं मिलता, तो इसलिए बोलता हूँ। मैंने हेड से कहा, क्लास में बोलने का उतना मौका नहीं मिलता ना, क्लास तो 40-45 मिनट की होती है ना। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे इतनी तनख्वाह मिलती है तो मैं जस्टिफाई कैसे करूं, इसलिए मैं बोलता हूं तो इतना ज्यादा बोलता हूं कि दूसरों के लिए
कष्टकर भी होता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि इनको और टाइम भी मिलना चाहिए। वो इतना बोलते हैं, इतना बोलना भी ठीक नहीं है, लेकिन कक्षा में तो बोलना जरूरी है, कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। चलिए, ओरल कम्युनिकेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, जो हम बोल रहे हैं, अभिव्यक्त जो कर रहे हैं, बातचीत जो है बाई फेस टू फेस कन्वर्सेशन, जब हम दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, या थ्रू मैकेनिकल डिवाइस। फेस टू फेस में दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, समूह भी हो सकता है, और मैकेनिकल डिवाइस से भी हम बातचीत करते हैं। आपके सामने वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन आपने जो है दूसरी बात, मेरिट्स इसके जो है फ्रीक्वेंटली यूज बाय एग्जीक्यूटिव्स थ्रू इंस्ट्रक्शंस, लेक्चर्स एंड काउंसलिंग। और उसकी दूसरी मेरिट ये है कि इट सेव्स टाइम एंड प्रोवाइड्स इमीडिएट रिस्पॉन्स एंड फीडबैक, जो ओरल होता है। डिमेरिट इसकी ये है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, और टाइम कंज्यूमिंग होने के साथ साथ ये स्पेसिफिक नहीं भी हो सकता। आपने कुछ कह दिया और यदि आपसे कहा गया कि आपने ऐसा कहा है, आप कह सकते हैं मैंने नहीं कहा है। अगर वो रिकॉर्डेड नहीं है तो आप कह सकते हैं कि मैंने नहीं कहा, और ये ठीक नहीं है। लीगल डिफिकल्टीज भी हो सकती हैं क्योंकि उसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, और उसके आधार पर अगर किसी ने आपकी बात सुन ली और मान लिया कि ये सत्य है। कक्षा में पढ़ाते समय हम बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस दे देते हैं जो ओरल होते हैं, ओरल तो देते ही हैं लेकिन गलत होते हैं। और अगर किसी विद्यार्थी के पास उसका प्रमाण है, आपने कई बार सेमिनार्स में भी देखा होगा, खासकर जब डाटा प्रेजेंटेशन होता है तो किसी ने डाटा कहीं से ग्रैब किया, वो डाटा गलत है, पुराना है, उन्होंने केवल ईयर बदल दिया, और कोई ऐसा प्रबुद्ध व्यक्ति बैठा है जिसने तत्काल नया डाटा दे दिया कि साहब दिस इज द लेटेस्ट डाटा एंड योर इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, क्योंकि उसके पास रिटन है, तो फिर ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। रिटन कम्युनिकेशन में सर्कुलर्स आते हैं, बुलेटिन्स हैं, मैनुअल्स हैं, ऑर्डर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, नोट्स हैं, हैंडबुक्स हैं, और जो उसका उद्देश्य है कोई सूचना देना, कोई सूचना प्राप्त करना, to record recommendations and decisions, to give orders and instructions. अब रिटन कम्युनिकेशन की जो मेरिट्स है वो कुछ ज्यादा है। परमानेंट रेफरेंस फॉर फ्यूचर, हमेशा आगे के लिए वह एक रेफरेंस के रूप में, संदर्भ के रूप में होता है, उससे आप डेविएट नहीं कर सकते। कैरीज मोर वेट, ज्यादा वजनदार होते हैं। More clear and specific, serves as a reliable record and more effective, ज्यादा प्रभावकारी होते हैं। जब किसकी जो डिमेरिट है, ये सोर्स ऑफ डिस्प्यूट, फिर वही बात आरटीआई की आ गई, आपने रिटन में दे दिया और ये डिस्प्यूट, तो टीचिंग में तो ये कम होता है लेकिन ऑफिशियल उसमें ये सोर्स ऑफ डिस्प्यूट हो सकते हैं। इट मे गिव राइज टू क्वेरीज फॉर क्लैरिफिकेशन, ये कक्षा में भी होता है। अगर आपने रिटन दिया तो तत्काल बच्चा क्वेरी करेगा, उसको क्लैरिफाई करना चाहेगा। इसलिए जरूरी है कि हम ज्यादा पढ़ करके जाएं, क्योंकि अगर हमने नहीं पढ़ा है पढ़ाने के पहले तो क्वेश्चंस क्या उठेंगे ये हम नहीं जानते। इसलिए हमेशा मॉक ड्रिल जरूरी है, और उस मॉक ड्रिल में अगर आप सफल हैं, खुद प्रश्न करते हैं और खुद उसका उत्तर ढूंढते हैं, तो कक्षा में आप असफल कभी भी नहीं होंगे, एंड यू विल प्रूव योरसेल्फ अ गुड कम्युनिकेटर। आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि हम अपने लिए समस्याएं खुद पैदा करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उन समस्याओं के हल हमें तत्काल मिल जाए। अध्यापक को यही काम करना चाहिए। कुछ भी पढ़ने के बाद वह उस पाठ में से, उस लेसन में से, उस चैप्टर में से अपने लिए क्वेश्चंस ढूंढे, निकाले। जरूरी नहीं कि उसका उत्तर तत्काल उसके पास हो, लेकिन अगर प्रश्न होंगे
तो उत्तर को खोजने के लिए कोशिश करेगा। He will try to solve that problem। अगर प्रश्न ही नहीं आए, हमारे ही मन में प्रश्न नहीं आए, आप ये मान लीजिए आज की पीढ़ी हमसे सोचने में कहीं आगे है। शैतानी वशी सही। अगर अध्यापक को परेशान करना है, आप भी क्या करते होंगे अपनी कक्षा में कभी कि आज इनको उखाड़ फेंकना है, जो आया पढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे, जवाब ही नहीं, वो प्रश्न गलत हो सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपके अध्यापक बधाई की बात रहे, लेकिन ऐसा भी होता है। लेकिन ये भी होता है कि आपकी हर कक्षा में कोई न कोई प्रश्न उपजे, और उपजना भी चाहिए। एक बहुत अच्छा दृष्टांत है, चलिए डिमेरिट्स को देख लें, फिर आपसे बात करेंगे। डिमेरिट्स ये कि सोर्स ऑफ डिस्प्यूट है, रिटन इट मे गिव राइज टू क्वेरीज एंड स्लो। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन जो है, कुछ बाधाएं हैं ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसके कारण कुछ बाधाएं होती हैं। ड्यू टू रिलेशनशिप, सिमेंटिक बैरियर्स, बोलने में कभी कभी बाधा होती है, उससे हम ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अगर है तो भी वो एक बाधा के रूप में है। क्लोज माइंड, मैंने आपसे कहा ना कि अगर हम तय करके बैठे हैं कि 28 दिन क्या 128 दिन का भी ओरिएंटेशन हो, हमें तो वही जो हम करते आए हैं जीवन भर वही करेंगे। आप आइए जाइए लेक्चर दे करके, ठीक है, हमने भोजन किया, हम घर गए, BSS में पढ़ाते पढ़ाते या कहीं और इसके बाद नौकरी करके हमको अपना जीवन काटना है, अपना जीवन काटिए। अगर हम इस क्लोज माइंडेडनेस के साथ बैठे हैं तो हम जीवन में कुछ भी सीख नहीं सकते। जबकि अगर हम इस मानसिकता के साथ बैठे हैं कि हर कक्षा कुछ न कुछ हमें देगी, जब हम घर लौटेंगे तो दिन भर के बाद अपनी कॉपी जब पलटेंगे तो 8-10 लाइनें तो लिखी हुई रहेंगी ही हमारी कॉपी में, क्योंकि कुछ इतनी पंक्तियां सार्थक रहेंगी। अगर इतना भी है तो प्रोफेसर नम्रता शर्मा की सारी मेहनत सफल हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को मित्रों नहीं पता इन कार्यक्रमों को कराने के लिए हम लोगों को यहाँ से दिल्ली तक कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। और ये जो कार्यक्रम हो पा रहे हैं, ये आई सैल्यूट टू ऑल माय कलीग डायरेक्टर्स जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रमों को चलाने के लिए, HRDC को जिंदा रखने के लिए पिछले 2 सालों में जो मेहनत की उनसे आप परिचित नहीं है। जो स्ट्रगल किया है, मेहनत भी नहीं कहूँगा मैं, ये कार्यक्रम आपके लिए है। और हम लोगों को वहाँ सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने जवाब देना पड़ता है। वो कहते हैं कि आप कर क्या रहे हैं, आपके इन कोर्सेज से किसी को कोई फायदा हो रहा है क्या, आप बताइए। अभी 10 दिन पहले, 10-12 दिन पहले मीटिंग थी और सारे डायरेक्टर्स को बुलाया गया था, सबको जवाब देना पड़ता है, हमारी जवाबदेही है। और तब अगर आपकी कॉपी, आपकी डायरी खाली जा रही है तो शायद उसके लिए कहीं ना कहीं जितने आप दोषी हैं उतने ही शायद हम भी अपने आप को दोषी माने कि हम आपको चीज ठीक से नहीं दे पा रहे। ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए, कुछ लैक ऑफ एबिलिटी टू कम्युनिकेट, कहीं कहीं ये भी बात सामने आती है और वो भी एक बैरियर के रूप में काम करती है। लेकिन वहीं दूसरी चीज भी है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या क्या चीजें हैं, कैसे आप एक बेहतर और अच्छे कम्युनिकेटर साबित हो सकते हैं।